प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कहेंगे यस मैम। और मैं अगर पूछती हूँ कि कैसे सुन पा रहे हैं तो आप कहेंगे मैम फ़ोन के माध्यम से सुन पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास फ़ोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, टैब भी नहीं होता, तो क्या आप मुझे सुन पाते और मैं आपके आसपास भी नहीं होती? तो हो सकता है आपका जवाब आए कि यस मैम, हम फ़ोन पर बातचीत कर सकते थे। अब मान लीजिए फ़ोन को भी हटा देते हैं। अब फ़ोन भी नहीं होता, टेलीफोन भी नहीं होता, लैंडलाइन आप कह सकते हैं, मोबाइल भी नहीं होता, तो क्या आप मुझे सुन पाते? नहीं सुन पाते। और अगर बहुत साल पहले की बात अगर हम करें तो उस समय में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं होता था, लैपटॉप नहीं होता था और लोगों को अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती थी और वो उनके आसपास नहीं होते थे। अपने मन के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते थे? सोचिए कैसे वो अपना संदेश पहुंचाते होंगे? जी हाँ, वो पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाते थे। अब मान लीजिए अभी तो चिट्ठी के लिए डाकघर हैं, डाकिया है जो हमारी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, रेलगाड़ी के माध्यम से, बस के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से, या अगर आसपास का कोई घर है वहाँ चिट्ठी पहुँचानी है तो डाकिया पैदल ही निकल जाता है। और हमने पढ़ी है कहानी, डाकिए की कहानी, कंवरपाल सिंह जी की जुबानी। हमने जाना कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वो पहाड़ी इलाकों में एक घर से दूसरे घर जाते थे और कितनी मुश्किल का सामना करते करते वो चिट्ठियों को, डाक को बांटते थे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई बस भी नहीं है, डाकघर भी नहीं है और फिर भी हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर कुछ और साल पीछे चले जाते हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो संदेश होते थे वो कबूतर के माध्यम से दिए जाते थे या किसी सैनिक को, गुप्तचर को, सेवक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और हमारा जो संदेश है वो कम से कम महीनों लग जाते थे, कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि पहले ना ही बस सेवा थी, ना ही रेलगाड़ी थी, इतने साधन नहीं थे, तो कितना मुश्किल होता था। कबूतर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते थे तो पहले पक्षियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर वो उड़कर जाते थे और संदेश पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल चुका है, धीरे धीरे तकनीकी विकास होता जा रहा है और अब हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पर हमें अपने मन की बात कहने के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता है। ईमेल एक सेकंड में जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं दूसरे व्यक्ति के पास हमारा मैसेज पहुंचा देता है। फ़ोन के माध्यम से जैसे ही हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है हम बातचीत करते हैं और ऐसे लगता है जैसे फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं। तो आजकल तो अपने मन की बात किसी से कहना कितना आसान है, लेकिन पहले ज़माने में अगर बहुत साल पहले की बात करें तो एक संदेश को पहुँचने के लिए कितना समय लगता था, लोगों को कितना इंतज़ार करना पड़ता था। अब अगर हम चिट्ठी की बात करें तो आपने भी कोई पत्र या चिट्ठी ज़रूर लिखी होगी। अगर नहीं लिखी है तो कक्षाओं में भी हम लिखना सिखाते हैं। चौथी कक्षा में हमने पत्र लिखा था, किस तरह से हम पत्र के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आइए एक पत्र पढ़ते हैं जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दिया गया है और ये पत्र लिखा है नरेंद्र नाथ ने और किसके लिए लिखा है? नित्या के लिए। आइए पहले पत्र को पढ़ते हैं। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बफलो न्यूयॉर्क 20 मार्च 1995, यानी कि यहाँ पर दिनांक भी लिखा गया है 20 मार्च 1995 को लिखा गया है बफलो न्यूयॉर्क। और कहाँ से लिखा गया है? न्यूयॉर्क से, यानी कि विदेश से लिखा गया पत्र है। प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अध कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है,
बसंत आने को है, बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं, मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। सैस ने नरेंद्र नाथ ने ये पत्र नित्या के नाम लिखा है और क्या क्या जानकारी दी है अभी अभी हमने पढ़ा है। अब इसमें लिखा गया है 17 जनवरी का पत्र मिला। 17 जनवरी को लिखा गया पत्र मिला और उसका जवाब कब लिखा जा रहा है, 20 मार्च को। अब आप देख सकते हैं कि पत्र को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में कितना समय लगता है। अब मान लीजिए आप कक्षा में प्रथम आए हैं या आपका जन्म दिवस है और आप अपने दोस्तों को पत्र भेजना चाहते हैं, तो सोचिए अगर पहले ज़माने की बात करें तो आपका जन्म दिवस तो जा चुका होता, आप प्रथम आए, दूसरी क्लास में आप दाखिला ले चुके होते और तब जाकर आपका पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता। तो कितनी हैरानी की बात है। आजकल तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है। एक फ़ोन मिलाया, आपके दोस्त आपके जन्म दिवस पर घर आ जाते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट सेकंड आते हैं, आपके पापा कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, जल्दी से फ़ोन मिलाकर मैसेज कर देते हैं। मोबाइल पर तो फ़ोटो खींचकर भी भेज देते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल वीडियो कॉल भी होने लगी है। तो कितनी तकनीकी विकास हो गया है। आज हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा पाठ हम पढ़ने वाले हैं, चिट्ठी का सफ़र, एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है, समय के साथ ही तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले ये संदेश कुछ दिनों में पहुंचाता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। तो आजकल तो कितनी आसानी से पलक झपकते ही एक बटन दबाते ही हम अपना मैसेज, अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। चिट्ठी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा। पाठ चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। जैसे कि चौथी कक्षा में भी हमने पत्र लिखना सीखा था। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। अब जब हम स्कूल के माध्यम से कोई पत्र लिखते हैं, जो सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, तो उसको हम पोस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी कॉपी में लिखते हैं। हम तरीका पहचानते हैं कि किस तरीके से कोई पत्र लिखा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उस पत्र को हम जिसके लिए लिख रहे हैं उस तक पहुंचाना होगा, तो हम कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते का क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होता है, तो डाक टिकट आपने ज़रूर देखी होगी। छोटी छोटी टिकट होती है जिनके ऊपर बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम से डाक टिकट सरकार द्वारा जारी की जाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, या देशों के चित्र भी बने हुए होते हैं, या फिर अनेक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिनके नाम से डाक टिकट जारी की जाती है। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब यहाँ पर एक लिफाफे का नमूना दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डाक टिकट भी लगाया गया है, मोहर भी लगाई गई है, यहाँ पर पता भी लिखा गया है। ध्यान से देखिए और पता लगाइए ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। भिन्न यानी कि अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, फिर कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम।
यानी कि जब हमें अपना पता लिखना होता है तो सबसे पहले मकान नंबर, हाउस नंबर लिखते हैं। फिर वो जो घर है किस गली या मोहल्ले में है तो गली या मोहल्ले का नाम लिखते हैं। फिर वो कौन सी कॉलोनी में है तो उस कॉलोनी का या कस्बे का नाम लिखते हैं। कौन से शहर में वो जगह है और फिर कौन से राज्य में वो जगह है। इस तरीके से छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं ताकि जब डाकिया डाक लेकर जाए तो उसको सही स्थान पर पहुंचा पाए, क्योंकि एक गली में तो अनेक नामों के अनेक लोग रहते हैं। अब अगर हमें मकान नंबर नहीं पता होगा तो हम कैसे पहुंचाएंगे। अब मकान नंबर भी एक जैसे हो सकते हैं, गली नंबर, हर गली में अपने अपने मकान नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ को सही तरीके से लिखना, सही पता लिखना बहुत ज़रूरी है। साथ में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। अब पिन कोड आपने देखा होगा, हर एक स्थान का अपना पिन कोड होता है और पिन कोड की सहायता से बड़ी आसानी से जो आप पत्र लिखते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। आप इस पते में भी पिन कोड देख सकते हैं, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। ये पिन कोड है और इसकी सहायता से जल्दी से आपका पता जहां पर पहुंचाना है वहां पहुंचाया जा सकता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। एक जैसे ही नाम वाले अनेक शहर हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, कस्बे हो सकते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है, क्योंकि अलग अलग जगह के एक जैसे नाम तो हो सकते हैं लेकिन पिन कोड एक ही होगा। जब हम पिन कोड को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन से गांव की बात की जा रही है, कौन से शहर की बात की जा रही है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। गंतव्य स्थान क्या होता है? जहां तक पत्र पहुंचाना होता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। अब इसकी शुरुआत कब की गई ये भी आप देख सकते हैं, 15 अगस्त 1972। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उनके समय में पिन कोड होता ही नहीं था। लेकिन 1972 के बाद हर पते में पिन कोड डाला जाने लगा, जिसके माध्यम से पत्र जल्दी से उनके पहुंचाने वाले स्थान पर पहुंच जाने लगे। आइए पिन कोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और जानते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, तो ये वहाँ का पिन कोड है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, आपके घर पर किसी को पत्र लिखना है, पत्र भेजना है तो कौन सा पिन कोड लिखा जाएगा। स्कूल के नाम पर कोई पत्र भेजना है तो कौन सा पिन कोड लिखा जाएगा। अगर आपके घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ जाकर भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वैसे पिन कोड डायरेक्टरी भी होती है। हर जगह का पिन कोड उसके अंदर लिखा होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने मम्मी पापा से बातचीत कर सकते हैं। आसपास के डाकघर में भी जा सकते हैं। देखा आपने, पिन कोड के हर एक नंबर का अपना महत्व होता है और हमें लगता है ये नंबर ऐसे ही है। तो पिन कोड में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं और हर एक अंक का अपना महत्व होता है। इसीलिए जब हम अपने पते में पिन कोड लिखते हैं और तब अपना पत्र भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं तो बड़ी आसानी से वहीं पर पहुंच जाती है जहां का पिन कोड हमने लिखा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्या आप जानते हैं बच्चों में टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है।
यानी कि उनको टिकट इकट्ठे करने का शौक होता है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। डाक विभाग के विज्ञान को एक विशेष नाम दिया गया है, उसको आप पता कीजिए और उसको आप यहाँ पर लिखिए। आपको कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है? अगर कोई विशेष प्रकार की चीज़ आप इकट्ठी करते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर साझा करें। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे, यानी कि छठी कक्षा में जब जाएंगे, तो वसंत की पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कौन सी होगी? वसंत। और उसमें टिकट एल्बम पाठ आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी 2 बच्चों को टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है और उस पाठ में क्या क्या होता है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। जैसे डाक पहुंचाने वाले को हम डाकिया कहते हैं, वैसे ही राजा महाराजाओं के समय में जो घुड़सवार होते थे, घोड़ों के ऊपर सवारी करते हुए संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, उनको एक विशेष नाम से बुलाते थे हरकारे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आपने देखा कंवरपाल सिंह जी पहाड़ी इलाके में रहते हैं और वहां पर बस सेवा भी नहीं है। कुछ घर तो ऐसे हैं जो पहाड़ी ढलानों पर हैं, उनको पैदल ही जाना पड़ता है और काफ़ी जोखिम से भरा उनका काम होता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कर जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। वहां पर ना ही कोई बस जाती है, ना ही कोई रेलगाड़ी जाती है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन जहां पर ये सभी साधन नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर आज भी डाकियों को पैदल चलना पड़ता है और घर घर जाकर डाक बांटना पड़ता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। हमें हैरानी होती है कि कबूतर को कैसे पता लगेगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसी जगह पर चिट्ठी पहुंचानी है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। यानी कि हर किसी कबूतर से हम ये काम नहीं करवा सकते। एक विशेष प्रकार का बुद्धिमान कबूतर होता है जिसे हम हुमर या गिरहबाज कहते हैं। उसी को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जा सकती है। बाकी हर किसी कबूतर से हम ये काम नहीं करवा सकते। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश में या दूसरे देशों में ऐसे बहुत सारे प्रवासी पक्षी होते हैं जो किसी मौसम में एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दोबारा से जब वापस मौसम बदल जाता है तो उस स्थान से उड़कर अपने उसी जगह पर आ जाते हैं। यानी कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो जब उड़ते हुए जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं उसकी पहचान अपने दिमाग में रखते हैं। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप रास्ता याद कर लेते हैं। वैसे ही ये बुद्धिमान पक्षी भी करते होंगे। आप प्रवासी पक्षियों के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी आजकल भी कबूतरों का प्रयोग उन स्थानों पर संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा है जहां पर कोई भी बस नहीं जा सकती, कोई भी व्यक्ति भी नहीं जा सकता। है ना हैरानी वाली बात? कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं करना पड़ता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल तक होता है और 8 से 10 साल तक वे अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे।
ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है। कितने समझदार होते हैं, कितने बुद्धिमान होते हैं ये पक्षी। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। ग्रे नेक कबूतर का नाम है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाया था। अगर आप इस पुस्तक को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। ये पिन कोड है उस जगह का। यहाँ पर आपको पता दिया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट का, और आप यहाँ पर पत्र लिख सकते हैं और कह सकते हैं ग्रे नेक जो पुस्तक है जो अंग्रेजी में छापी गई है उसको हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना आप इसका हिंदी में अनुवाद करें और हम सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। प्यारे बच्चों, जैसे कबूतर बहुत बुद्धिमान होते हैं वैसे ही आपने कुत्ते के बारे में ज़रूर सुना होगा, कितना वफादार होता है। और आजकल भी भारतीय सेनाओं में हम जासूसी कुत्तों का प्रयोग करते हैं जो बहुत मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ चिट्ठी का सफ़र, और इस पाठ में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। हमें पिन कोड के बारे में पता चला, हमें कबूतरों की प्रजाति के बारे में पता चला जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आज भी संदेश पहुंचाते हैं। हमें ये भी पता चला कि कुछ हरकारे आज भी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर जाते हैं और डाक पहुंचाते हैं, क्योंकि हर जगह पर बिजली की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा, साथ में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र जरूर लिखिए। पता आपको दिया गया है ताकि आप ग्रे नेक कहानी को हिंदी में भी पढ़ सकें। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।